नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं आपको जो है कि इस समय जो मैं क्लास ले रहा हूं वो जेल वार्डन का जो सितंबर में पेपर होने वाला है उसी क्लास चल रहा है इस समय। पहला वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया था और आज इसका ये दूसरा वीडियो है। और चूंकि 2017 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, उन्हीं को मैं सॉल्व करा रहा हूं। और जो भी विद्यार्थी जिनको जेल वार्डन का पेपर देना है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा ये होगा कि प्रश्न में जो आगे आपको सितंबर में एग्जाम देना है उसमें क्या प्रश्न पूछेगा उसका आपको आइडिया लग जाएगा। और जब एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा तो तैयारी करने में आसानी हो जाएगा और एग्जाम जब देंगे आप तो निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसमें यह कह रहा है कि नीचे दिया गया वेन आरे कन्नड़ के, देखिए जो के है यहां पर, ये के कन्नड़ को दर्शा रहा है। इसके बाद देखेंगे हिंदी एच, यानी यहां पर जो एच लिखा हुआ है ये हिंदी को दर्शा रहा है। और आगे देखेंगे तो तेलुगु टी, यहां टी का मतलब यहां तेलुगु से संबंध कर रहा है कि ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। अब ये कहना क्या चाहता है, ध्यान दीजिएगा कि केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब आपके सामने ये 3 चीजें लिखा हुआ गोला बना करके, कन्नड़, हिंदी और तेलुगु, ये 3 भाषाएं हैं। और कहना चाहता है कि उन व्यक्तियों के बारे में बताइए। यहां टोटल 1500 का बात कर रहा है और इसमें आपको केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट आजकल हो रहे हैं, चाहे पुलिस की बात कर दीजिए, चाहे जेल वार्डन की बात करिएगा। आज के समय में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। यहां तक कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आप लोग देंगे, जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे आरआरबी एनटीपीसी का, हो सकता है कि जल्दी ही उसका भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे भी इस टाइप के प्रश्न को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसके क्या होगा कि 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। लेकिन इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इसका नियम क्या है ये थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हम गोला एक बना दिए, ये हमने गोला ले लिया है और मान लीजिए हम कहें कि इसमें पूरे हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं। ये पूरा हमने क्या कर दिया कि जितने लोग हैं इसमें हिंदी पढ़ते हैं, मान लीजिए हम कह दें कि इसमें 100 लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। और अगर इसी में एक गोला और बीच से यहां से काट दें और हम बात कर दें कि ये मान लीजिए तेलुगु पढ़ते हैं, ये जो है तेलुगु पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये तेलुगु पढ़ते हैं तो अगर ये पूरा तेलुगु का मतलब जानते हैं, नीला वाला जो पूरा पोर्शन है किस में जाएगा, तेलुगु में। मान लीजिए हम ये 200 दे दिए कि 200 लोग तेलुगु पढ़ते हैं। अब आप एक बात देख रहे हैं कि तेलुगु और हिंदी का दोनों का ये भाग एक दूसरे से मिला हुआ है। इतना आधा भाग देखेंगे तो मिला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें कुछ संख्या मान लीजिए, मान लीजिए हम यहां बीच में 50 कर दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी हैं और ये 50 लोग आपके तेलुगु में भी हैं। ध्यान दीजिएगा, 200 लोग तेलुगु पढ़ रहे थे, 100 लोग हिंदी पढ़ रहे थे। अगर बीच में 50 लिखने का मतलब कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये टोटल 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं को जानते हैं। अब अगर हम ये कह दें इसमें से, ध्यान दीजिएगा कि केवल हिंदी अगर हम बात करें केवल हिंदी 60 लोग पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे कि 60 यहां लेंगे और ये 60 लोग केवल हिंदी पढ़ते हैं, हम केवल का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 60 लोग हैं ये सिर्फ इतने भर में ही रहेंगे। ये 60 लोग इस गोले में यानी ये 50 वाले में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। जब आप कहेंगे कि केवल 60 लोग हिंदी पढ़ते हैं, इसका मतलब ये जो 60 लोग हैं इनको तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आता है। उसी तरीके से अगर हम यहां पर कहते हैं कि 80 लोग ऐसे हैं, 80 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल तेलुगु जानते हैं, इसका मतलब होगा कि 80 को सिर्फ तेलुगु आता है, इनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह देंगे इनको 80 लोग को केवल एक भाषा आता है,
उसी तरीके से 60 की अगर बात करेंगे तो इनको भी केवल एक ही भाषा आता है। और बाकी अगर 50 लोग की इन दोनों की बात करें तो इनको आप कहेंगे केवल 2 भाषा आता है। आप इनको 2 भाषा कहेंगे, क्यों? क्योंकि 50 लोग हिंदी में भी जा रहे थे और 50 लोग तेलुगु में भी जा रहे थे, ठीक है ना। और अगर इसी में एक गोला और मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, एक गोला अगर हम और बना देते हैं और इसमें हम ये कह दें कि यहां पर मान लीजिए आपका कन्नड़ ले ले रहे हैं के, ठीक है ना, कन्नड़ ले ले रहे हैं यहां पर। और हम अगर कहें कि 300 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ जानते हैं, तो 300 का मतलब ये हुआ कि पूरे गोले में 300 लोग जाना चाहिए। इस पूरे गोले में 300 कन्नड़ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कन्नड़ वाले जो भाग है वो आपका यहाँ हिंदी में भी जा रहा है, और कन्नड़ की अगर बात कर दें तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपका तेलुगु में भी जा रहा है। अब एक काम कर लेते हैं, अगर हम ये बात कहें, इसमें छोटा सा एक लाइन दे दें कि 120 लोग ऐसे हैं जो केवल कन्नड़ जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 120 लोग ऐसे हैं जिनको केवल कन्नड़ आता होगा। और ये पोर्शन में अगर हम यहां उठा करके अगर हम 40 रख दें तो आप क्या बोलेंगे ये बता दीजिए। अगर हम 40 यहां रखते हैं तो आप कहेंगे कि 40 लोग ऐसे हैं जिनको कन्नड़ और हिंदी दोनों आता है। इसका मतलब हुआ कि ये 2 में शामिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कुछ ऐसे बन रहा था। इस लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है। 40 लोग को कहेंगे कि इनको 40 लोग ऐसे जिनको 2 भाषा आता है। और इसी तरीके से अगर हम यहां 70 ले लेते हैं तो आप कहेंगे कि 70 लोग ऐसे हैं जिनको तेलुगु में भी जा रहा है और आपका किसमें, कन्नड़ में भी जा रहा है। मतलब 70 लोग ऐसे हैं जिनको 2 भाषा आता है। कौन कौन सा? तेलुगु और कन्नड़, ठीक है। और अगर हम यहां पर रख दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां 20 ले लेते हैं, सॉरी ये 50 था पहले से ही, अगर हम यहां 20 ले लेते हैं, ये 20 आपका चल रहा है, ठीक है, हम ये 20 ले लिए, तो आप कहेंगे कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको कन्नड़, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषा आता है। क्योंकि ये जो 20 है वो देखेंगे तो तीनों गोले में कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 गोले में कोई संख्या मिलता है तो 2 भाषा आता है। अगर यहां तीनों में मिलता है, इसे 20 देखेंगे तो तीनों में मिल रहा है। इसका मतलब 20 लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी भी आता होगा, तेलुगु भी आता होगा और कन्नड़ भी आता होगा। इसी तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आपको ये नियम समझ में आ रहा होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आगे आपको एक वीडियो इसका बनाएंगे जिसमें इस टाइप के प्रश्नों को काफी जरा सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका जो डाउट होगा इस टाइप का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आइए जरा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि जेल वार्डन 2017 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। और अगला जो आप सितंबर में पेपर देंगे तो इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यहां कह रहा है कि केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना है। तो 2 भाषाएं अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 की बात कर लें तो यहां पर 150 ऐसा है जो 2 भाषा में जा रहा है। कौन कौन सा ले रहा है? एक आपका इसमें तेलुगु में जा रहा है और दूसरा कन्नड़ में जा रहा है, ठीक है ना। तो 150 ले लेंगे, प्लस इसके बाद इधर भी देखेंगे तो ये जो 150 है ये किसमें जा रहा है? एक इस गोले में और दूसरा इसमें, मतलब तेलुगु और हिंदी दोनों में 150 है। तो प्लस आप 150 कर लेंगे। और इस 100 की बात करते हैं, ये 100 भी ऐसा है जो 2 भाषा जानता है। कौन कौन सा? कन्नड़ और हिंदी। तो आप यहां पे प्लस 100 करेंगे। और अगर पूरा जोड़ेंगे तो 150, 300 होगा, और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। इसका मतलब केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो टोटल 400 आएगा। और आपका उत्तर क्या होगा? सी। अब अगर इसी प्रश्न में ये बता दीजिएगा, अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 3 भाषाएं जानते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? 50, क्योंकि 50 ऐसा है जो कन्नड़, हिंदी और तेलुगु तीनों में शामिल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी पर आपको एक प्रश्न हम और करवाएंगे, क्योंकि वो भी पूछा हुआ है। इस पे 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी पर जो है सेम यही फिगर दिया था और इसी पे 3 प्रश्न पूछा था। आप पहला प्रश्न देख चुके हैं और इस पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसके पहले वाले प्रश्न में आप देख रहे थे कि केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना था। अब कह रहा है कि केवल एक भाषा। एक भाषा का मतलब ये हुआ कि उसे या तो केवल तेलुगु आता होगा, या तो कन्नड़ आता होगा, और या तो आप उसको हिंदी आता होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस डायग्राम की बात करते हैं तो ये जो 500 दिया है, ये 500 सिर्फ इतने भाग में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 व्यक्ति हैं वो सिर्फ कन्नड़ जानते होंगे। ये 500 व्यक्ति ना तो तेलुगु जानते होंगे और ना ही उनको हिंदी आता होगा। तो अगर हम केवल की बात कर रहे हैं तो ये 500 आप ले लीजिए पहले, जो कि सिर्फ कन्नड़ जानते हैं, और यहां पर टी मतलब तेलुगु दे रखा है, और इसमें देखेंगे तो 300 ये भाग आपका आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 300 ना तो कन्नड़ वाले गोले में जाएगा, ना तो इसमें आ पाएगा, ना तो हिंदी वाले गोले में जा पाएगा। 300 ऐसे होंगे जिनको सिर्फ तेलुगु आता होगा, तो आप प्लस 300 ले लेंगे। और इसके बाद अगर हिंदी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी का ये वाला पूरा हिस्सा है, और जो 250 दे रखा है ये सिर्फ हिंदी जानते हैं, क्योंकि 100 की बात करेंगे तो कन्नड़ में भी जा रहा है, 150 की बात करेंगे तेलुगु में जा रहा है, लेकिन 250 ऐसा है जो सिर्फ क्या जान रहे हैं, हिंदी जान रहे हैं। तो आप यहां पर ले लेंगे 250। ध्यान दीजिएगा, यहां पर केवल एक भाषा की बात कर रहा है तो हम केवल एक भाषा का ही लेंगे। और अगर इसको जोड़ते हैं तो 500, 300, 800 होगा, और ये 250 मिलकर के क्या बनाएगा, 1050। और 1050 ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, बी दे रखा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी बन जाएगा। और इसी पर एक क्वेश्चन और हम करवाएंगे, ठीक है, तो इसका उत्तर 1050 होगा। अब आइए हम इसके बाद इसी पे अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेकर चलेंगे। आइए अगला प्रश्न इसी पे देखते हैं। कह रहा है केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, आरेख बिल्कुल वही बना हुआ, हल्का सा चेंज कर दिया है। पहले में 2 भाषा जान रहा था, दूसरा में केवल एक भाषा, और अब कह रहा है कि केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। मतलब इस डायग्राम में देखकर आपको यह बताना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं और तेलुगु भी जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीनों में आपको कॉमन दिखाई दे, जो तीनों में आपको कॉमन दिखाई दे, तो 50 को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों गोले के अंदर जा रहा है। और जो तीनों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये 50 सिर्फ एक ऐसा संख्या है जो तीनों में आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 50 बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पिछला दिया हुआ था, 50 की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या मिल जाएगा, 50, क्योंकि 85 एक ऐसा है जो आपके तीनों की तीनों गोले में कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 50 लोग हिंदी भी जानते होंगे, उनको तेलुगु भी आता होगा और कन्नड़ भी जानते होंगे। तो इस टाइप पर आपका 3 प्रश्न पूछा गया था। अब हम अगला भी चलेंगे, इसी टाइप में है, लेकिन 4 टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेल वार्डन प्रश्न में पूछा गया था, और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीपी में भी पूछा गया था। इसलिए आप किताब से देख करके इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां 4 से संबंधित प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आप मैथ में देखते होंगे, और चूंकि ऐसा प्रश्न मैथ में आपको जी सर पढ़ाते होंगे और वो हमसे बेहतर बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो आइए थोड़ा सा देख लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो बाकी तो मैथ में जी सर आपको समझाएंगे, वहां क्लियर हो जाए आपका। आइए फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। फिर कह रहा है कि बार चार्ट में 2016 से 17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है।
क्योंकि देखिए ये आपका करोड़ में दिया गया है, ये A1 A2 A3 A4 5 कंपनियां हैं आपकी शाखाओं की। अब यहां अगर बात करें तो देखिए जो ये लाइनिंग वाली खींची गई है ये 2016 को दिखा रहा है, और जो ये बीच में विदाउट लाइनिंग है आप देख रहे हैं 2017 का दिया गया है। अब ये कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं जो कि चार्ट के द्वारा दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। चार्ट के द्वारा देखेंगे तो यहां करोड़ में 5 करोड़ 10 करोड़ 15 20 25 और 30, और वैसे भी ध्यान देखेंगे तो एक्स एक्सिस और आपका क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये 5 बैंकों की शाखाओं का दे रखा है, और वाई अक्ष पे देखेंगे तो ये करोड़ में वो सेल्स का दिखा रहा है। अब प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ आपसे A2 और A4 के बारे में जानना चाहता है। इसमें भी अगर बात करें तो ध्यान देना आपको जरूरी है, ये जो लाइन देख रहे हैं कि ये 2016 को दिखा रहा है, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं ये 2016 है, और ये जो लाइन है ये 2017 को है, यहां ये 2016 है ये 2017 है। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं ध्यान दीजिएगा ये 2016 है और ये आपका 2017 है, ये 2016 और ये लाइन आपका 2017 को दिखा रहा है। अब कह रहा है कि वर्ष 2016 और 17 में आपको क्या करना होगा कि शाखा A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात बताना है। तो कुल बिक्री का अनुपात तभी बता पाएंगे जब आप 16 में ये निकाल लीजिए कि A2 और A4 की कितनी बिक्री हुई थी, और 2017 में A2 और A4 की कुल बिक्री कितनी हुई थी, उसके बाद दोनों को भाग दे देंगे तो उसका अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि वर्ष 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में A2 और A4 का बिक्री कितना हुआ था। वर्ष 2016 में A2 और A4 की बिक्री देखेंगे तो 2016 में देखिए A2 ये आपका दे रखा है, ये A1 है, ध्यान देना A1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर प्रश्न में A2 और A4 की सिर्फ जिक्र किया गया है। तो A2 की बात करते हैं तो ये जो लाइन वाली है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका A2 को दिखा रहा है ना। तो 2016 में ये देखेंगे कहां तक जा रहा है आपका 15 करोड़ जा रहा है ना, तो आप ले लेंगे कितना 15, और उसके बाद 2016 का क्या करना होगा A4 में जाना होगा, और A4 में 2016 का कितना दिखा रहा है, ये भी आपका 15 दिखा रहा है। तो 15 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 30 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2016 में A2 और A4 की कुल बिक्री 30 करोड़ की थी। अब वर्ष 2017 में हम निकालेंगे क्या A2 और A4 की कुल बिक्री कितनी हुई है। तो 2017 की बात करेंगे तो ये जो सादा लाइन जा रहा है, देखिए ये जो आपकी सादा लाइन ये वाली है, तो ये लाइन कहां तक खत्म है आपका 10 पे, तो आप यहां ले लेंगे कितना 10। 2017 में A2 का हमने देखा तो A2 का कितना मिल गया 10 मिल गया, और A4 की 2017 में बात करेंगे तो ये कहां तक जा रहा है आपका 30 तक जा रहा है। 2017 में A4 आपका कहां तक, ये पूरी चार्ट आपका 30 तक जा रहा है। तो 10 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 करोड़। अब ये बात क्या कहना चाह रहा है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं में A2 A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या करना है। तो कुल बिक्री का अनुपात का मतलब जानते क्या करना होगा आपको, वर्ष 2016 में जो निकाले हैं उसमें वर्ष 2017 से क्या करना होगा भाग देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 16 में कितना निकाले हैं 30 करोड़, और 17 में कितना निकला हुआ है 40 करोड़, बटे 40 में कर देंगे तो कट कर भी कितना आएगा 3:4 का रेशियो आ जाएगा। और 3.4 का अगर रेशियो देखेंगे तो सी ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही उत्तर क्या आएगा 3:4 का। ध्यान देना ये बात जरूरी है कि देखिए कौन कौन सी शाखा की बात कर रहा है। अगर A2 A4 की बात कर रहा है तो हम A2 A4 को देखेंगे, तब हमारा A1 A3 और A5 से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर यहीं पर लिख दे कि सभी शाखाओं में, वहां पर A2 और A4 का जिक्र न करके अगर सभी शाखा का जिक्र कर देगा, तब आपको पूरा A1 A2 A3 A4 A5 पूरा आपको जोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें
केवल इन दो शाखा की बात कर रहा था, इसलिए हम दो शाखा को ही जोड़े हैं। एक बार हम 2016 का निकाले हैं और एक बार 2017 का निकाले हैं। क्योंकि यहां अनुपात की बात करता है, तो जब अनुपात की बात करता है तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वही क्या होता है, उसके अनुपात में चला जाता है। अब इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे, क्योंकि इसी चार्ट पर, सेम चार्ट पर दो प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2017 के फायरमैन जेल वार्डन एग्जाम में। तो एक प्रश्न आप देख लिए हैं, एक प्रश्न और देख लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न यूपी पुलिस में भी पिछली बार पूछा गया था और ये यूपीपी लेवल के हो चाहे यूपीएसआई लेवल का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक सभी शाखा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर सभी शाखा की बात करती है। सभी शाखा का मतलब ये हुआ कि आपको A1, A2, A3, A4, A5 सब लेना होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, केवल A2 और A4 की बात कर रहा था, लेकिन यहां तो सभी शाखा की बात कर दिया है और 16 और 17 दोनों की बात कर रहा है। तो पहले काम करते हैं, वर्ष 2016 का पूरा निकाल लेते हैं। वर्ष 2016 की बात करेंगे तो ये 2016 का दे रखा, A1 में कितना करोड़ है, 5 करोड़, तो आप 5 ले लेंगे। A2 की बात करते हैं तो A2 कहां तक पहुंचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइनिंग कितनी की है, 15 करोड़ की, तो हम यहां ले लेंगे 15। उसके बाद A3 की बात करते हैं तो A3 देखेंगे तो 25 तक पहुंचा हुआ है, मतलब 25 करोड़ ले लीजिए। A4 की बात करते हैं तो A4 देखेंगे तो कहां पहुंचा है आपका, 15 करोड़ पे गया है, तो प्लस 15 कर लेंगे। और A5 की बात करते हैं तो ये आपका कहां पहुंचा है, ये देखेंगे तो 10 करोड़ पे, ये क्या है आपका 10, तो प्लस 10 कर लेंगे। ठीक है ना, पहुंच गए पूरा, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। और पूरा जोड़ेंगे तो 15, 5, 20, 20, 25, 45, 45, 5, 50, 10, 60, 10, 70, टोटल आएगा 70 करोड़। इसका मतलब हुआ कि वर्ष 2016 में जितनी शाखा थी, सभी शाखाओं की बिक्री 70 करोड़ की थी, और वर्ष 2017 में अगर हम देख लें कि कुल कितनी बिक्री हुई है, तो 17 में देखिए यहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ है ना, केवल एक लाइन थी और वो भी 2016 वाली थी, 17 वाली लाइन नहीं है, तो 0। A1 का कितना हो गया, 0 शाखा। अब A2 का देखेंगे तो A2 की ये लाइनिंग आपकी चल रही है, ये लाइन ना, और ये देखेंगे कितना है, 10 तक की लाइन पहुंचा हुआ है, ये बाहर वाली सादा लाइन देखिए, ठीक है, एक में लाइन खींचा और एक में आपका क्या सादा लाइन है, 10, 17 जो सादा लाइन है, ये देखिए सादा दे रखा है ना, तो इसमें 10 दे रखा है, प्लस 10 कर लीजिए। और अगर A3 की बात करते हैं तो सादा लाइन कहां पहुंचा, 15 करोड़ पे, प्लस 15। और A4 की बात करेंगे तो सादा लाइन कहां पहुंचा है, देखेंगे तो ये आपका 30 करोड़ पे पहुंचा, ये 30 तक पूरा ऊपर गया हुआ है, ये लाइन है यहां तक, तो प्लस 30 कर लेंगे। और A5 की बात करेंगे तो ये सादा लाइन जो है वो कहां तक पहुंचा हुआ है, 25 तक गया है ये, तो प्लस 25 कर लेंगे। और अगर सबको जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 15, 10, 25 और 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55, 5, 60 और 60, 20, 80 करोड़, ये हो जाएगा 80 करोड़। जरा गिन के देखिए, 15, 10, 25, 25 और 30, 30, 50, 55, 5, 60 और 20, 80 करोड़ हो जाएगा। और यहां पर भी अनुपात पूछ रहा है, किसमें, वर्ष 2016 में जितनी शाखा थी और वर्ष 2017 में जितनी शाखा की बिक्री हुई थी, उन दोनों का अनुपात निकालना। इसका मतलब ये है कि वर्ष 2016 की सभी शाखाओं को वर्ष 2017 में जितना निकला है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 16 में कितना निकाले हैं, 70 करोड़, और 17 में कितना निकाले हैं, 80 करोड़। तो 70/80 करेंगे तो निकल कर आएगा कितना, 7:8, यानी 7:8 का रेशियो बनेगा। और ऑप्शन देखेंगे तो ये डी ऑप्शन आपका सही उत्तर बनेगा।
तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपकी यूपीपी और यूपीएसआई, अगर आप यूपी पुलिस का निकालने का सपना देख रहे हो या दरोगा का, तो इस टाइप का जो प्रश्न है आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैथ में आर एस अग्रवाल किताब हो चाहे जो भी आप मैथ की किताब ले रहे हैं, उसमें पीछे आपके जो है डीआई के क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाएंगे। और बाकी मैथ में अजीत सर इसको पूरा आपका वीडियो भी लेके चलेंगे और ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ाते ही हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि 2017 के फायरमैन और जेल वार्डन में जो है पूछा गया था। उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और चूंकि अगला जो पेपर हमारा सितंबर में होना है, तो इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। और हम अगर इस टाइप के प्रश्न को लगाना जान जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये वर्ष 2017 के जेल वार्डन का प्रश्न है, दिया गया था। और इसका कहना है कि जिस प्रकार से कुवैत दिनार से संबंधित है उसी प्रकार तुर्की किससे संबंधित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुवैत की मुद्रा जो होती है दिनार होती है, तो तुर्की की मुद्रा क्या होगी बता सकते हैं आप लोग? तुर्की की मुद्रा लीरा होगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश की जो करेंसी है वो आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम देंगे, इससे बहुत एक आध दो प्रश्न जरूर देता है। और हर एग्जाम में जितने सेट होते हैं, जो आपका ऑनलाइन होता है तो अलग अलग डेट में होता है, इसमें मुद्रा और राजधानी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो देश हैं उनकी राजधानी के नाम और उनके करेंसी के नाम जरूर याद होना चाहिए। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का हो, दरोगा, किसी का भी देने जा रहे हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस टाइप से भी आपके प्रश्न पुलिस और दरोगा में आता है। और इसके लिए आप तभी सही कर पाएंगे जब आप इसके करेंसी को याद रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो कि 2017 के जेल वार्डन में प्रश्न पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि किसी कोड भाषा में SEISMO को TEJSNO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा? चूंकि ये 2017 का जेल वार्डन का प्रश्न था, इसमें ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा। वैसे काफी बच्चे क्वेश्चन को देख करके ही समझ चुके होंगे कि इसको कैसे लगाना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर SEISMO का जो कोड लिखा हुआ था, आप देख रहे थे TEJSN और O लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न करना होगा तो अगर आप नंबर लिख लेते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि नंबर से क्या होता है कि आप जल्दी से पकड़ सकते हैं कि उसमें करना क्या है। वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में एक से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपी का जो रिजल्ट आता है तो बच्चों से पता चलता है कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सर कठिन था, मेरा छूट गया। तो कठिन नहीं होता, बस जरूरी ये है कि आप नंबर को याद करें और हर टाइप का क्वेश्चन लगाएं, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में जल्दी से पकड़ सके करना कैसे। यहां देखेंगे तो S का 19 है और T का 20 है। इसका मतलब कि 19 में +1 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। और अगर अगला देखेंगे तो E का 5 है और यहां B का कितना दे रखा है? 5। इसका मतलब कि इसमें +0 किया गया। पहले में +1 है, दूसरे में +0 है। और अगला देखेंगे तो I का 9 है और यहाँ J लिखा हुआ। इसका मतलब है कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। उसके बाद S19 है, यहाँ पर भी S19 लिखा हुआ है। मतलब 19 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? 19 ही आएगा ना। 19 में 0 प्लस करेंगे तो 19 ही आएगा। उसके बाद M का 13 लिखा है और 13 में +1 करके यहाँ पर 14 लिखा गया है।
और उसके बाद यहाँ ओ लिखा है और ओ का देखेंगे तो यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यानी 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। तो ऑर्डर क्या चल रहा है देखिएगा, पहले में +1 है, फिर +0 +1 +0 +1 और +0। तो जिस तरीके से इसका कोड किया गया है सेम आपको इसका कोड करके बताना होगा कि इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा इन 4 ऑप्शन में से। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। EARTHD लिखा गया था और सबसे पहले इसका नंबर लिखिए, E का 5, A का 1, R का 18, T का 20, H का 8 और D का कितना होगा 4 होगा। तो आप यहां देख रहे थे कि इसका पहला और इसके पहले में +1 जोड़ा गया है, तो हम भी यहां पर क्या करेंगे +1 ही जोड़ेंगे। और E में अगर +1 करते हैं तो F बन जाएगा, क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। दूसरे वाले में देखेंगे तो +0 कर करके उसी नंबर को लिखा गया है। इसका मतलब है कि A में अगर हम +0 करते हैं तो क्या होगा, A मतलब वही 0 आएगा। फिर अगले में आप देख रहे थे +1 जोड़ करके J लिखा गया था, तो यहां पर 18 में +1 करेंगे तो 19 का मतलब S हो जाएगा। फिर अगला +0 करना था तो T में 0 करेंगे तो T हो जाएगा, और फिर +1 करेंगे तो 8 में +1 करेंगे तो 9 का मतलब I होगा, और D में +0 करेंगे तो क्या होगा D बनेगा। तो FASTID, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला FASTID। ध्यान दीजिएगा जो हमारा यहां आया था वो हमारे ऑप्शन लिखा है, इसलिए पहला क्या होगा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को एग्जाम में अगर सही करना चाहते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिए। अब हम इसी पे अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे जो कि जेल वार्डन 2017 एग्जाम में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कोड में मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है तो उसी कोड में DANCER डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है और आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं कि इसका उत्तर क्या मिलेगा। तो मास्टर का जो कोड लिखा गया है TBNSFU लिखा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। M का नंबर कितना होगा बोलिए 13, A का 1, S का 19, T का 20, C का 5, R का 18, T का 20, B का 2, 14, 19, 6 और क्या होगा 21 हो जाएगा। अब हम करना क्या होगा कि ये ध्यान देना होगा कि M को T कैसे बनाए। तो अगर M को T बनाने जाएंगे तो नहीं बन पाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो तीसरे से पहले को मिलाया है, S का नंबर 19 है क्योंकि S के तुरंत बाद T आता है। S में अगर +1 करेंगे तो T आएगा, और A का कोड यहां B लिखा है, A में +1 करेंगे तो 2 आएगा, और 13 को +1 जोड़ करके यहां 14 लिखा गया, 13 + 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगला ये S कैसे आया है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि अगर हम देखेंगे तो R को 18 को +1 करते हैं तो 19 आएगा। इसका मतलब साफ क्लियर है कि तीसरे को पहले से मिलाया, दूसरे को दूसरे से मिलाया, और पहले को तीसरे से मिलाया। तो यूपी पुलिस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 18 को +1 करके 19 जब कर दिए हैं तो 5 में +2 करेंगे, +1 करेंगे तो 6 आएगा, और T में +1 जोड़ेंगे तो U आएगा, बीच में +1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। जिस तरीके से ये कोड किया गया था आपको डांसर का कोड निकालना है। तो आइए जरा डांसर का कोड देख लिया जाए। तो पहले नंबर लिखना होगा D का 4, 1, 14, 3, 5 और क्या होगा 18 बन जाएगा। आप इसमें देख रहे थे कि तीसरे को पहले से मिलाया गया था और +1 जोड़ा गया है, तो यहां पर भी वही काम करना है। आपको करना क्या होगा कि 14 में +1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भी क्या किया गया था 19 + 1 जोड़ के 20 लिखा गया था। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 15 का मतलब क्या होगा O आएगा इसका।
उसके बाद एक में एक जोड़ेंगे क्योंकि दूसरे को दूसरे से जोड़ करके लिखा गया था, और a में +1 करेंगे तो 2 का मतलब b आएगा, और 4 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 का मतलब e आएगा। अब इसमें देखेंगे तो r को जोड़ करके यहां पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां r को हम पहले जोड़ के लिखेंगे, 18 + 1 करेंगे तो 19 आएगा। उसके बाद 5 + 1 जोड़ेंगे तो 6f हो जाएगा, और 3 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 4 का मतलब d। इसका मतलब इसका उत्तर देखेंगे तो OBESFD, और ऐसा कहां लिखा हुआ है, बिल्कुल आखिरी में OBESFD। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन, OBES और FD, ठीक है ना। तो ये होगा इसका उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, दरोगा हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी बैंक का, SSC, किसी भी एग्जाम में। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न एग्जाम में आपसे गलत होने ना पाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी कोडिंग डिकोडिंग का लिखा हुआ है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से काफी क्वेश्चन पूछा गया था जेल वार्डन में। यदि किसी कोड भाषा में CHICKEN चिकन को THJCLEO लिखा जाता है तो उसी भाषा में FISHN को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। चिकन का कोड है DHJCLEO। इसका पहले नंबर लिखना जरूरी है। नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे 3 में +1 करके 4 लिखा गया है, और बाकी 8 में +0 करके 0 लिखा गया है, फिर I में +1 करके J लिखा गया है। मतलब जो पहले आप क्वेश्चन देखे बिल्कुल उसी पे आधारित है ये। उसके बाद फिर देखेंगे 3 में 0 जोड़ करके 3 लिखा है, 11 में जोड़ करके 12 लिख दिया है, 5 में +0 करके 5 लिखा है, और 14 में +1 जोड़ करके 15 लिखा गया है। तो जैसे यहां कोड किया गया है, हम सेम क्या करेंगे, इसका FISHN का कोड निकालेंगे। तो आइए देख लिया जाए FISHN का कोड क्या होगा। तो नंबर लिखेंगे 6, 9, 19, 8 और क्या होगा, 14 बनेगा। और चूंकि पहले वाले में देखेंगे तो +1 था, तो यहां पर 6 में +1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 का मतलब क्या होगा, G होगा। फिर दूसरे वाले में +0 लिखा गया था, तो 9 में +0 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 19 + 1 करेंगे तो 20T आएगा, 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा, H होगा, और 14 में +1 जोड़ेंगे तो 15 का मतलब O आएगा। तो GITHO इसका आंसर होगा, कौन सा है, GITHO, बी ऑप्शन सही है ना। तो बी आप इसको टिक कर देंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लिया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि RAINB और W रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में, ध्यान दीजिएगा इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कह रहा है कि अगर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दें तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जो कि उसी स्थान पे अपना रहेंगे, मतलब उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो अब एक काम करते हैं, पहले आप देखेंगे तो शब्द क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रेनबो लिखा हुआ, RAINBOW लिखा गया है, और इसको आपको करना क्या होगा, वर्णानुक्रम में करना है, वर्णानुक्रम। अब वर्णानुक्रम का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा,
ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ गया है कि इस प्रश्न को करना क्या है। काफी ऐसे बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चन पढ़ करके समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन है और आजकल के चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दरोगा का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर आप हल्का सा भी ध्यान नहीं देंगे प्रश्न को या जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इस लाइन का मतलब है, वर्णानुक्रम का मतलब है कि आपको वर्ण को उसके अनुक्रम में लिखना है। इसका मतलब यह है कि छोटे से बड़े की तरफ आप लिखते चले जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, तो आप पहले ए लिखेंगे। इस पूरे शब्द में अगर वर्णानुक्रम की बात करते हैं तो सबसे छोटा ए था, तो हम ए को यहां लिखेंगे। ए के बाद क्या होगा? बी आएगा, बी को यहां उतार लीजिएगा। बी के बाद अब बताइए क्या होगा? यहां पर आई आएगा, बिल्कुल। आई के बाद क्या होगा? देखिए एन बचा हुआ, ओ बचा है, डब्ल्यू है और आर है, तो एन ही रहेगा। और इसके बाद क्या होगा? एन के बाद ओ आएगा और ओ के बाद आर होगा और आर के बाद आपका क्या होगा? डब्ल्यू बच जाएगा। देखिए सबसे छोटा ए, फिर उससे बड़ा बी, फिर उससे बड़ा आई, फिर उससे बड़ा एन, फिर ओ, उसके बाद आर और उसके बाद डब्ल्यू। तो अब आप इसमें करना क्या होगा कि ये कह रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब जहां पर है बिल्कुल उसी जगह पर रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो आई उसी जगह पर है, एन उसी जगह पर है और डब्ल्यू भी उसी जगह पर है। मतलब ये तीन ऐसे लिखिए, आई के सामने आई है, एन के सामने एन है और डब्ल्यू के सामने डब्ल्यू है। तो तीन अक्षर ऐसे थे जो बिल्कुल अपरिवर्तित रहे, मतलब उनका स्थान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है। तो आपका सही उत्तर बनेगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम 2017 के जेल वार्डन के अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला से देखा था आपने कि प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे किताब से, ताकि कोई समस्या आपको एग्जाम में ना होने पाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब पेयर्स ऑफ लेटर से पूछना चाह रहा है, जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो राष्ट्र का आपको पेयर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका पेयर निकालना होगा तो मैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बताता हूं इसको कि कैसे निकालना होता है। इसमें बहुत आसान है। ABCD एक बार आपको सीधा पढ़ना होता है और एक बार उल्टा पढ़ना होता है। एक बार हम सीधा पढ़ेंगे और एक बार उल्टा पढ़ेंगे, और जिस क्रम में मिल जाए वही से आपका जोड़ा बन जाता है। जैसे अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आर के बाद यू लिखा हुआ, क्या आर के बाद यू आता है? बिल्कुल नहीं आता है। अगर यू की जगह यहां एस लिखा होता तो आर से लेके एस तक का एक जोड़ा बन जाता। अब आप सोचेंगे कि सर यहां एस तो लिखा है ना, तो आर से लेके यहां तक एस का जोड़ा बना दीजिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आर के बाद यहां एस आएगा और यहां पर क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि एस के जगह टी पहुंच जा रहा है। अगर यहां पर एस होता तब तो आपका क्या करते? जोड़ा हम बना देते और यहां पे क्या हो जाएगा? यू आ जाए। अगर आर से पढ़ेंगे तो आर के बाद क्या एस आना चाहिए था, लेकिन यू दिया था, जोड़ा नहीं बना। फिर एस के बाद यहाँ टी आता है, लेकिन यहाँ पर एस लिखा था इसलिए ये भी जोड़ा नहीं बना। और टी के बाद यहाँ यू आता है, लेकिन यहाँ पर टी लिखा है इसलिए यहाँ पर भी जोड़ा आपका नहीं बना। इसमें करते क्या है कि शुरुआत से लेकर के बिल्कुल अंत तक पढ़ते जाते हैं। और एक बात और ध्यान देते हैं, एक नोट करके लिख लीजिएगा इसमें कि जेड के बाद नहीं पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें रिपीट नहीं करेंगे। जेड के बाद ये नहीं कर देंगे कि फिर से एबीसीडी पढ़ना चालू कर दें। तो लिख लीजिएगा नोट करके कि जेड के बाद नहीं पढ़ते हैं। जहां जैसे मान लीजिए हम आर से पढ़ना शुरू करिए और जेड मान लीजिए हमारे यहीं पर रुक गया, आगे और लिखा हुआ है तो आप वहीं रुक जाएंगे। अब अगले वाले से पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि फिर आप आगे का जो बचा एबीसीडी काउंट कर लीजिए। बिल्कुल नहीं।
आर से आपने पढ़ा तो पूरा टी तक, तो आर के बाद एस टी यू पूरा आपका नहीं मिला। अब एक काम करेंगे आप, अब चलेंगे कहां, ध्यान दीजिएगा। अब यू से पढ़ेंगे तो यू के बाद भी होता है, भी के बाद डब्ल्यू होता है। यू से पढ़ेंगे क्योंकि भी के बाद डब्ल्यू, तो ये भी जोड़ा नहीं मिला। अब एस से पढ़ेंगे तो एस के बाद टी आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ा मिल गया, क्योंकि एस के तुरंत बाद टी होता है तो आपका एक पेयर मिल गया। अब आप सीधा पढ़ लिए, अब इसको उल्टा पढ़ेंगे, और उल्टा पढ़ेंगे तो टी के बाद यू होता है, जबकि यहां पर एस लिखा हुआ है। भले आप देख रहे हैं कि यू यहां लिखा है, लेकिन अगर लिखेंगे तो टी के बाद यहां यू होना चाहिए, यहां भी आना चाहिए था और यहां डब्ल्यू आना चाहिए था। उल्टा पढ़ेंगे तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू नहीं बनेगा। एस से पढ़ेंगे तो एस के बाद टी होना चाहिए, जबकि यहां यू लिखा है, और टी के बाद यू होना चाहिए, आर लिखा है, यू के बाद यहां भी। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ आपका एक जोड़ा मिला, कौन सा, एस से लेकर के टी तक, एस और टी एक जोड़ा मिला है। इसका मतलब सिर्फ एक आपका पेयर बनेगा और एक आपका ऑप्शन में ए लिखा हुआ, तो ये आपका सही उत्तर है। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये वीडियो जो हम बना रहे हैं अगर आपको पसंद आता है, ये लगता है कि नहीं हमारे शिक्षक आपके साथ पूरी ईमानदारी से इतनी गर्मी में जो है आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हैं। आप जब कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और मेरे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, या सर आप जो ये बताए हैं मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है और मैं अब इस तक क्वेश्चनों को कर लूँगा, जब आप कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे तो हम और प्रयास करेंगे कि इसको और अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि जब आप मुझे उत्साह बढ़ाते हैं, जब आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो हमारे अंदर और उत्सुकता जागृत होती है कि मैं अगले वीडियो में इससे और बेहतर लेकर के आऊं और इससे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो इतनी अच्छी हो जाए कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आपको सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।